क्या उत्तम ऐसा रडार अभी वक्त से पहले प्रोडक्शन के लिए तैयार होने वाला है? LR एलेसिया मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वेरिएंट क्या ब्रह्मोस को रिप्लेस करने वाला है? और क्या सच में पाकिस्तानी नेवी ने INS विक्रांत को ट्रैप कर दिया था, या फिर उनके ही वॉरशिप INS विक्रांत के डर से कराची छोड़कर ग्वादार भाग गए थे और कुछ कंटेनर के पीछे छुप गए थे? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ऑपरेशन सिंदूर के नेवल फ्रंट की तरफ से। दोस्तों, अभी एक बहुत ही बड़ा नैरेटिव वॉर देखने को मिल रहा है, जहां पाकिस्तानी नेवी के चीफ एडमिरल नवेद अशरफ की तरफ से ये क्लेम किया गया कि उनकी फोर्सेस ने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को टारगेट करके ट्रैप कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरी साइड की बात करें तो इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का कहना है कि इंडियन नेवी उस समय अरेबियन सी में फुल डोमिनेंस मेंटेन कर रही थी, जहां विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप कराची पर स्ट्राइक लॉन्च करने के कुछ ही मिनट दूर था। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो दोनों तरफ से कंप्लीटली ऑपोजिट गेम को यहाँ पे किया जा रहा है। एक तरफ ट्रैप की बात किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ऑफेंसिव डोमिनेंस की बात किया जा रहा है। अभी असली पिक्चर क्या थी, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ा प्रूफ सामने आया वो सैटेलाइट इमेज से सामने आया है, जो मैक्स AR टेक्नोलॉजी की तरफ से कैप्चर किया गया था। इस इमेजरी में कराची के नेवल डॉकयार्ड काफ़ी हद तक खाली दिखाई पड़ रहा है, जिसमें खास बात यह कि पाकिस्तान के फ्रंटलाइन वॉरशिप्स को अपने नेवल बेस से हटाकर कमर्शियल पोर्ट और कंटेनर टर्मिनल में शिफ्ट कर दिया गया था। इसमें ओलिवर हजार्ड, पेरी क्लास और जुल्फिकर क्लास फ्रिगेट जैसे मेजर एसेट्स भी पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन एरिया में पार्क किए गए थे। कुछ शिप्स तो ग्वादार साइड में मूव किए गए थे, जिनको पाकिस्तान की तरफ से सेफर जोन में रिपोजिशन करने की बात सामने आई थी। अब इन सब का क्या मतलब निकलता है? ये एक डिफेंसिव पोस्चर को शो करता है, ना कोई ऑफेंसिव डिप्लॉयमेंट को शो करा है। यानी कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से अपनी नावल वेसल को सेव करने की कोशिश किया जा रहा, ना कि वो किसी एग्रेसिव मूव को वहाँ पे कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी नेवी एक्टिवली विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप को चैलेंज कर रहा होता तो वो अपने वॉरशिप्स को फॉरवर्ड पोजीशन में डिप्लॉय करती या फिर ऑफेंसिव पोजीशन में डिप्लॉय करती, और ना ही उनको सिविलियन पोर्ट के अंदर छुपाने की कोशिश करती। वो ये कह रहे हैं कि हमने विक्रांत को घेर लिया था, अब तुम्हारे सारे फ्रंटलाइन शिप्स तो कंटेनर शिप के पीछे छुपे हुए थे। तो क्या सारे नेवल कमांडर तुम्हारे दारू पी के सो गए थे और विक्रांत को घेरने का सपना देख रहे थे? उनको क्लियरली बात पता है कि किसी भी कीमत पर इंडियन नेवी के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर इंडियन नेवी जंग में उतर जाती है तो पाकिस्तान के बहुत कुछ उतर सकते हैं। इंडियन नेवी वो प्लेयर है जिससे पिछले 2 मैच में सिर्फ फील्डिंग सेट कराया जा रहा है। अगर इसको बैटिंग करने का मौका मिलता है तो ये क्या क्या कर सकती है पूरे दुनिया भर में सबको पता है, और इसके लिए INS विक्रांत या विक्रमादित्य जैसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक डिस्ट्रॉय ग्रुप ही पूरी पाकिस्तान की नेवी को निपटाने के लिए काफ़ी होने वाली। और अगर कभी भी इंडियन नेवी जंग में उतरता है तो उसके बाद से पाकिस्तान अपना सी एक्सेस कुछ ही घंटों में ही लूज करने वाली, जिसके बाद चाहे वो ग्वादार भागे या फिर कराची में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस रडार प्रोग्राम की तरफ से है, और अभी हम उत्तम AESA रडार के बारे में बात करने वाले हैं, जहां DRDO का उत्तम AESA रडार अब ऑलमोस्ट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच चुका है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसका रडार होता है, और अभी भारत अपना खुद का एडवांस AESA रडार डेवलप करने में काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है। अभी खास बात यह कि इस रडार को HAL की तरफ से तेजस की LSP-2 और LSP-3 प्रोटोटाइप पर इंटीग्रेट करके टेस्ट किया गया था, जहां इसने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों मोड में अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर दी है। दोस्तों, अभी तक ये रडार 150 से ज़्यादा फ्लाइट टेस्ट को कंप्लीट कर चुका है। यानी ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल सिस्टम नहीं रहा, बल्कि अभी इसको रियल कॉम्बैट लाइक कंडीशन में वैलिडेट किया जा चुका है। इन टेस्ट के दौरान टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट जैसे सभी क्रिटिकल पैरामीटर को सक्सेसफुली वेरीफाई किया जा चुका है। अभी एक और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ये रह गया कि सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस और सर्टिफिकेशन की तरफ से इसके मल्टीपल टेस्टिंग स्टेज को क्लियर कर दिया है, जिसका मतलब है कि रडार अभी प्रोडक्शन और इंडक्शन के बहुत करीब पहुंच चुका है। उत्तम ऐसा रडार में अभी लगभग 980 TR मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसकी डिटेक्शन रेंज, ट्रैकिंग एक्यूरेसी और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को काफ़ी इंप्रूव करने वाला है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रडार इजरायली ओरिजिन ELM-2052A रडार के मुकाबले लगभग 25% बेहतर परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सकता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। अभी सबसे बड़ी खास बात यह कि यह नया रडार लगभग 95% इंडिजिनस सिस्टम है, यानी इसके फ्यूचर अपग्रेड, मेंटेनेंस और कस्टमाइजेशन पर भारत का फुल कंट्रोल रहने वाला है। अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस रडार को तेजस मार्क 1 के अपकमिंग बैचेस में इंटीग्रेट किया जाएगा। इनिशियल प्लान के मुताबिक तेजस मार्क 1 के फर्स्ट 40 यूनिट में इजरायली रडार का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसके बाद उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जाएगा। और अभी लगता है कि तेजस मार्क 1 की 41st यूनिट प्रोडक्शन में आने से पहले ही उत्तम ऐसा रडार प्रोडक्शन के लिए तैयार होने वाला है। अगला अपडेट भारत के टैक्टिकल ड्रोन और लॉइटरिंग मुनिशन इकोसिस्टम की तरफ से है। पंजाब बेस्ड एयरबॉनिक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अभी एक एडवांस पोर्टेबल लॉइटरिंग मुनिशन सिस्टम को डेवलप करने की बात सामने आई है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा सुइसाइड ड्रोन होने वाला है जो इन्फेंट्री सोल्जर को 30 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, और वो भी बिना आर्टिलरी या एयर सपोर्ट के। अभी खास बात यह कि सिस्टम स्पेशली प्लेटून और कंपनी लेवल के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक लॉन्चर सिस्टम होने वाला है जिसका वेट लगभग 11 kg के आसपास, और एक ऑपरेटर बैकपैक होने वाला है जिसका वेट अराउंड 8 kg के आसपास होने वाला है, जिसमें ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन मौजूद होने वाला है। यानी 2 मेंबर वाली टीम इसको आराम से ऑपरेट कर सकता है। ये सिस्टम सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि बैटलफील्ड में इंस्टेंट स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। इसके साथ ही ऑपरेटर अपनी सेफ्टी के लिए इस ड्रोन को 300 मीटर की दूर से भी लॉन्च कर सकता है और अपना एंटीना भी अलग अलग पोजीशन में डिप्लॉय कर सकता है, जिससे काउंटर डिटेक्शन का रिस्क काफी कम होने वाला है। फ्लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ड्रोन 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में फ्लाई करने वाला है, और ये 15 से 20 किलोमीटर के टारगेट तक सिर्फ 6 से 9 मिनट के अंदर पहुंच सकता है। उसके बाद ये 15 से 20 मिनट तक वहां पे लॉटर कर सकता है और सर्वेलेंस करके टारगेट आइडेंटिफाई कर सकता है। अभी अटैक फेज में सबसे डेंजरस फीचर ये है कि ये अपना इंजन बंद करके साइलेंटली ग्लाइड मोड में डाइव करता है, जिसमें एनिमी को इसके आने का पता नहीं चलता है। अभी खास बात ये कि ये सिस्टम GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी कैमरा गाइड मोड में काम करने वाला, जो कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिनेरियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होने वाली है। लीथलिटी की बात करें तो इसमें मल्टीपल वॉरेट ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें एंटी टैंक वॉरेट भी शामिल है, जो कि 350 mm से लेके 400 mm तक की आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है। इसके अलावा हाई एक्सप्लोसिव और थर्मोबैरिक ऑप्शन भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इन्फेंट्री से लेकर आर्मर्ड व्हीकल सभी टारगेट को एंगेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेफ्टी के लिए इसमें रिटर्न टू बेस और पैराशूट रिकवरी जैसे फीचर भी दिए गए हैं, जिसमें मिशन अबॉर्ट होने पर ड्रोन को वापस रिकवर किया जा सकता है और दोबारा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ सभी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च्ड वेरिएंट पर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो ये मिसाइल भारत के एग्जिस्टिंग निर्भय क्रूज मिसाइल प्रोग्राम का एडवांस वर्जन होने वाला है, लेकिन इसमें रेंज, एक्यूरेसी और मिशन फ्लेक्सिबिलिटी को काफी हद तक इंप्रूव किया गया है। अभी खास बात यह कि इस मिसाइल को भी Su-30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च करने के लिए इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि इसका इनिशियल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है। अभी इस प्रोग्राम को DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से लीड किया जा रहा है और सबसे पहले कैप्टिव कैरेज ट्रायल को किया जाने वाला है, जिसमें मिसाइल को एयरक्राफ्ट के नीचे कैरी करके इसकी एरोडायनामिक और वाइब्रेशन टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। अभी डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करने का फैसला किया जा रहा है, जहां पर ब्रह्मोस A को कैरी करने के लिए जो हैवी ड्यूटी पायलॉन को डेवलप किया गया था उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिससे अभी एयरक्राफ्ट में कोई भी मेजर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस एयर लॉन्च्ड वर्जन में बूस्टर सेक्शन मौजूद नहीं होने वाली है। ये मिसाइल ग्रेविटी ड्रॉप के थ्रू रिलीज किया जाने वाला है और एयरक्राफ्ट की स्पीड से इसका टर्बोफैन इंजन स्टार्ट होने वाला है। यानी जिस तरीके से ब्रह्मोस की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को लॉन्च किया जाता था, ठीक उसी तरीके से इसको भी लॉन्च किया जाने वाला है। लेकिन ये मिसाइल ब्रह्मोस का रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होने वाला है। जहाँ ब्रह्मोस हाई स्पीड स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, वहीं LR Elysium लॉन्गर रेंज डीप स्ट्राइक मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसका एक और बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है कि मिसाइल ब्रह्मोस के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ने वाला है, जिस वजह से इसको लार्ज नंबर में डिप्लॉय करना संभव होने वाला है। इसे सैचुरेशन अटैक जैसे टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां एक साथ मल्टीपल मिसाइल लॉन्च करके एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करना संभव होने वाला है और ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।